हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड हिंदी डे। हर साल 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस में क्या अंतर है। तो दोनों दिनों में काफ़ी अंतर है। जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को हम मनाते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल लेवल पे हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब दोनों दिनों को सेलिब्रेट करने के पीछे की कहानियाँ क्या हैं वो हम जरा समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में 1975 जब हमारे देश में इमरजेंसी का दौर था और हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई थी महाराष्ट्र नागपुर में। तो इन द ईयर 1975 द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन द महाराष्ट्र नागपुर ऑन जनवरी 10। इसलिए यहाँ पर 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2006 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि 10 जनवरी को हर साल हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब 2006 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिंदी जो भाषा है भारत के अलावा नेपाल, गुयाना, टोबागो, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस में बोली जाती है। अब यहाँ पे 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिक्लेयर की थी या अडॉप्ट की थी 1949 में। तो इसलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों दिनों में अंतर है। आई होप आपको वो दोनों डिफरेंस क्लियर होंगे। 10 जनवरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होती है 10 जनवरी 1975 को, और 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए एक और रीज़न से खास है। वो इसलिए क्योंकि आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हमारी ईयर बुक लॉन्च होने वाली है। मतलब आज ही के दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। ऋचा मैम आपके साथ अपडेट करेंगी ये सारी चीज़ों को कि कब, मतलब किस तरीके से लॉन्चिंग की जाएगी, किस फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, कैसे आप परचेज कर सकेंगे, क्या प्राइस मनी होगी, एवरीथिंग ऋचा मैम आपके साथ शेयर करेंगी। आज बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो नोटिफिकेशन लेने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल आइकन होता है, उसको आप दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो कोई भी नया अपडेट होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नहीं तो हमारा टेलीग्राम तो है ही, टेलीग्राम में भी हम सारे अपडेट्स को करते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे हमारे करंट अफेयर्स का जो डेली पीडीएफ होता है वो पीडीएफ भी हम अपना टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। इसके अलावा कई सारे फेस्टिवल हमारे देश में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, जैसे कि काइट फेस्टिवल है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और काफ़ी कुछ स्टेट और हमारी नेशनल लेवल की न्यूज़ है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे इशू करते हैं और क्यों ये चर्चा में है। तो काफ़ी कुछ डिस्कशन करने के लिए है। और फिर बाद में सारी हेडलाइंस को भी कवर किया गया है जिससे आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अंत में होंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे जिनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और सेशन पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर अपर्णा सेन के बारे में। डायरेक्टर अपर्णा सेन है ये, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। ये 15th नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन है? ये 15वें नंबर का एडिशन है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है। पहली बार ये फेस्टिवल 2009 में शुरू किया गया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस साल 15वें नंबर का एडिशन है। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक ये पूरा फेस्टिवल रन होना है। और यहाँ पे डायरेक्टर अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर फिल्म फेस्ट में दिया गया है। और ये ओपनिंग सेरेमनी में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। इनकी जो पहली फिल्म थी, मतलब जिस फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया था, वो थी तीन कन्या 1961 में, जिसको डायरेक्ट कौन ने किया था? सत्यजीत रे के द्वारा, ठीक है। तो अपर्णा सेन का नाम आपको याद रखना है। बाय प्रोफेशन डायरेक्टर और एक शानदार एक्टर है।
चलिए, अब अवार्ड्स की बात हो रही है तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2022 के डिजिटल इंडिया अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स इनको दिया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और ये 7th एडिशन है। कौन सा एडिशन है इन अवार्ड्स का? तो ये इन अवार्ड्स का 7th नंबर का एडिशन है। साथ ही साथ 7 अलग अलग कैटेगरी में 7th एडिशन है और 7 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कुछ जो प्रमुख कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी मुझे लगी, उन कैटेगरीज को मैंने शामिल किया है जिससे आप इनको एक बार माइंड में रख सकें। सबसे पहले ई नाम। ई नाम के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का पोर्टल है ई नाम। इसे प्लेटिनम अवार्ड दिया है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में। सो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पोर्टल ई नाम को अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड है वो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो हम प्लेटिनम कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे चर्चा किए हैं। प्लेटिनम कैटेगरी में डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी अवार्ड ई नाम को दिया गया है। अगर हम बात करें डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल, डिजिटल इनिशिएटिव जिसने शुरू किया हो एट द ग्रास रूट लेवल, तो मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप को मिला है प्लेटिनम अवार्ड। मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिन राज्यों ने या कंपनीज ने डिजिटल इनिशिएटिव किए हैं उनको ये अवार्ड दिया है। आप देखेंगे प्लेटिनम कैटेगरी माइन मित्र उत्तर प्रदेश, गोल्ड कैटेगरी ई अबकारी ओडिशा और सिल्वर कैटेगरी इन्वेस्ट पंजाब। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और कवरेज करते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम कैटेगरी देखिए द्वारे सरकार, इसके बारे में हमने पहले भी काफी कुछ डिस्कशन किया है। वेस्ट बंगाल की स्कीम है, ममता दीदी की स्कीम है। ठीक है, और अगर हम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो प्लेटिनम अवार्ड जो है वो ICE गेट पोर्टल को दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे देश में रहे पहले हमारे जो CJI हैं, रंजन गोगोई है ना। रंजन गोगोई जी हमारे देश के CJI रह चुके हैं। इन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। और ये किस चीफ मिनिस्टर की डायरी है? तो ये असम के जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की ये डायरी है। ठीक है, इस बुक को किसने लॉन्च किया है? हमारे फॉर्मर CJI रंजन गोगोई के द्वारा। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा रंजन गोगोई हैज रिलीज अ बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। इस बुक में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं पहले 1 साल में, जब असम के मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस को संभाला था, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, उनके बारे में सारी कहानियां हैं। हमको इस बुक के अलावा एक और बुक को याद रखना है जो कि रंजन गोगोई जी की ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा है, जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज पूछा जा सकता है कि किस फॉर्मर CJI की ऑटोबायोग्राफी है, तो रंजन गोगोई जी की है। अब हमारे देश के अगर CJI के बारे में बात कर ही रहे हैं तो अभी हमारे देश के जो 50वें नंबर के CJI हैं वो YB चंद्रचूड़ है, DYB चंद्रचूड़। इनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, CJI चंद्रचूड़ टू बी कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो हमारे देश के जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। ठीक है, क्यों दिया गया है? इनकी जो लाइफ टाइम सर्विसेज रही हैं लीगल प्रोफेशन में, कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं लॉ प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में, इसलिए इन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। ये अवार्ड वर्चुअली इन्हें 11 जनवरी को दिया जाएगा। 50वें नंबर के CJI 9 Jan 2022 को बने थे। ठीक है, इन्होंने LLM की डिग्री और जो डॉक्टरेट होती है आपकी जुडिशरी में, वो डिग्री इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रहण की थी। ठीक है, ये है हमारे CJI प्रेजेंट DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट पर्सन के बारे में, 2 स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। पहली हैं अनाहत सिंह और दूसरे हैं सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जी, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अनाहत सिंह जी का रिलेशन स्कॉच से है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ये है सूर्य कुमार यादव, ये एक क्रिकेटर है और पिछले पूरे साल में ये न्यूज़ में थे। अनाहत सिंह विन गर्ल्स अंडर 15 स्कॉच टाइटल एट 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन। तो अनाहत सिंह ने 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 15 में स्कॉच टाइटल को अपने नाम किया है। मात्र 14 साल की हैं ये, स्कॉच खेलती हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं
और ये जो ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हुआ था ये बर्मिंघम यूके में हुआ था। हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी में किया जाता है यूके के द्वारा। 4 से लेकर 8 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया और अनाहत सिंह जी के द्वारा इस टाइटल को अपने नाम किया गया है अंडर 15 कैटेगरी में। किसे हराया है? इजिप्ट की शोहिला हाजिम को इन्होंने डिफीट किया है। इसके पहले 2022 में इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन जो कि स्कॉटलैंड में हुई थी अंडर 17 कैटेगरी में, वो भी उस चैंपियनशिप को भी इन्होंने अपने नाम किया था। अगली बात करते हैं सूर्य कुमार यादव जो कि क्रिकेटर है हमारे देश के। बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 T20 रन्स इन द टर्म ऑफ बॉल फेज। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 1500 रन बनाए हैं। किस टर्म में? इन द बॉल फेज। देखो, दो तरीके से आप फास्टेस्ट रन बना सकते हो, दो अलग अलग कैटेगरी अगर मैं आपको डिफाइन करूं। सबसे पहले तो जितनी बॉल आपने फेस की है, मतलब जितनी बॉल आपको दी गई है, आपने उसमें चौके लगाए हैं, छक्के लगाए हैं, जो भी किया है और आपने 1500 रन को अचीव किया है, तो उस बॉल फेज में ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं T20 में जिन्होंने यहाँ पे 1500 रन का टारगेट अचीव किया है। साथ ही थर्ड हाईएस्ट बन गए हैं इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ये बन गए हैं फास्टेस्ट इनिंग में जिन्होंने 1500 T20 रन्स बनाए हैं। दोनों कैटेगरी के बारे में हमने आपको चर्चा कर दी। तो सूर्य कुमार यादव बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20। इन्होंने 843 बॉल्स में जो है इस लैंडमार्क को अचीव किया है। 1500 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। साथ ही 43 इनिंग्स में इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है। इसलिए मैंने कहा कि ये थर्ड फास्टेस्ट बैटर बन गए इंडिया के जिन्होंने 1500 रन का टारगेट अचीव किया है 43 इनिंग्स में। इसके पहले विराट कोहली और KL राहुल का नाम भी आता है। अगले पर्सन है केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। अब हर एक स्टेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। उसके अलावा बिहार के गवर्नर के रूप में, मेघालय और मिजोरम के गवर्नर के रूप में काम किया है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, बिहार, 5 राज्यों से इनका लेना देना था। तो पांचों राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। सो फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इन्होंने 2014 से लेके 2019 तक गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के रूप में काम किया है। इसके अलावा बिहार, मेघालय और मिजोरम के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की तरह भी इन्होंने काम किया। इन्होंने कई सारी पुस्तकों को भी लिखा है जिसमें खास 2 पुस्तकें हैं, द एज ऑफ विंग्स एंड डेस्टिनेशन जीसस। ठीक है, तो केशरीनाथ त्रिपाठी जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब पुराने समय में, आजकल तो एक कॉपी पेन किताब सब कुछ, कंप्यूटर और सब कुछ चलने लगा है। पहले पांडुलिपि लिखी जाती थी, आप लोगों ने देखी होंगी ना, इस तरीके से जो है पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहा जाता था। ताड़ के पत्तों पे पांडुलिपि का लेखन किया जाता था और इनके माध्यम से ही संदेश वगैरह को भेजा जाता था। तो हमेशा डिस्कवरी होती है, हमको इस तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं या पांडुलिपियाँ होती है वो डिस्कवर होती हैं। तो इसके लिए हमारे वर्ल्ड का, मतलब भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का पहला म्यूजियम तैयार किया गया है, उसे इनॉग्रेट किया गया है केरला में। ठीक है, तो द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट सेट अप इन द तिरुवनंतपुरम, केरला। तो तिरुवनंतपुरम, केरला में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय या म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, जो केरला राज्य की कल्चर को भी शोकेस करता है। इस म्यूजियम में 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाएगा और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो कि त्रावणकोर किंगडम, जो लगभग 650 AD में था, 19th सेंचुरी और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक था त्रावणकोर किंगडम। उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में, जो भी किस तरीके से उनका लैंड मैनेजमेंट था, रिवेन्यू मैनेजमेंट था, किस तरीके से वो दूसरे देशों के साथ डील करते थे, क्या प्रशासन की व्यवस्था थी, वो सारी डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो किंगडम ऑफ त्रावणकोर के एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, लैंड मैनेजमेंट, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे खास बात, यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है। उस म्यूजियम में सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो बैटल ऑफ कोलाचिल से रिलेटेड है। देखिएगा, डच कंपनी, आप लोगों ने देखा था कई सारी यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी, उनमें से एक थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया था त्रावणकोर के राजा ने।
ठीक है, त्रावणकोर के किंग के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया था। और ये डिफीट कहाँ पे किया था? बैटल ऑफ कोलाचिल में। और ये कोलाचिल जो जगह है वो 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कन्याकुमारी से पड़ती है, तमिलनाडु में। ठीक है, क्योंकि डच एक्सपांशन इन इंडिया वाज halted by the victory of Raja of Travancore in 1741 and under Martand Verma, Travancore became the first state in Asia to stop the expansionist thinking of European पावर। तो ये पहला ऐसा राज्य था जिसने एक्सपांशन जो थिंकिंग थी जो यूरोपियन कंपनीज की, उसको रोकने का काम किया था। तो उस बैटल की जानकारी भी आपको इस म्यूजियम में मिलेगी। नेक्स्ट है नबार्ड। नबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नबार्ड, राइट। नबार्ड एंड हॉकी वाली सरपंच। यार सरपंच तो ठीक है, ये हॉकी वाली सरपंच ये है नीरू यादव, इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। तो नबार्ड और हॉकी वाली सरपंच के बीच में एक एमओयू साइन किया है फार्मर को स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है, आइए इस पूरे एमओयू को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नीरू यादव, जिनको हम हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं, इन्होंने नबार्ड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टार्ट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए नबार्ड के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है विद द असिस्टेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहाँ पर? राजस्थान में, लंबी अहिर विलेज, राजस्थान में ये एमओयू साइन किया गया है। अब ये एफपीओ क्या कहलाएगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस एफपीओ को फॉर्म किया जाएगा जिसमें जो भी फार्मर्स हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, मिल्कमैन हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, फिशरमैन हैं, तो इस कंपनी में इक्विटी बेसिस पे वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 15वें नंबर का एफपीओ है जिसको इन्वेस्टमेंट मिला है नबार्ड के जरिए राजस्थान में, और नीरू यादव को इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लगातार हम 3 फेस्टिवल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल। तो छेरछेरा फेस्टिवल का रिलेशन किससे? छत्तीसगढ़ से है। ये पद्धति आप लोगों ने देखी होगी, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तुलादान किया करते थे, एक तरफ राजा बैठता था, बदले में उतना ग्रेन या सोना या पैसे रखे जाते थे और फिर जनता में बांटा जाता था। तुलादान कहलाता है बेसिकली, आप लोगों ने शायद किसी पुरानी पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। सो छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल को रायपुर में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, बेसिकली ये फेस्टिवल जो है पूष, जो फुल मूनलाइट होती है पूष की महीने की, हिंदू कैलेंडर की मान्यताओं के अनुसार उस दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं उनके अनुसार भगवान शंकर जी माता अन्नपूर्णा के पास आते हैं और माता अन्नपूर्णा से वो बेग करते हैं कि कुछ खाने दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन है, इस दिन डोनेट किया जाता है, पैडी को डोनेट किया जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं हम इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो इस साल का एक काइट फेस्टिवल काफ़ी खास है। क्यों खास है? क्योंकि G20 मीटिंग हमारे देश में चल रही है और G20 देशों के जो डेलीगेट्स हैं उनको भी इस काइट फेस्टिवल में शामिल किया जा रहा है। उन्हें भी इन्विटेशन भेजे गए हैं जिससे एक्सचेंज किया जा सके हमारे और डिफरेंट देशों के बीच के कल्चर को। इसलिए इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इस साल का काफ़ी खास है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, अभी बने हैं फिर से, भूपेंद्र पटेल। इनॉग्रेट 2023 इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, क्योंकि 14 जनवरी आपको पता है मकर संक्रांति होती है। काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है अहमदाबाद में, जिसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 2 साल के गैप के बाद ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, कि कोविड के कारण 2 सालों से ये फेस्टिवल नहीं हो रहा था। अगला फेस्टिवल है मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, आदि सौर पर्व पराक्रम का पूरा नाम क्या है? मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि सौर पर्व पराक्रम का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों के द्वारा मिलकर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है 23 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, और 23 जनवरी को पहली बार रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन भी शुरू होगा। ठीक है, पहली बार 2023 में
23 जनवरी से रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन भी शुरू होगा, क्योंकि 23 जनवरी काफ़ी खास है हमारे लिए, क्योंकि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ब्रेवरी को भी हम याद करते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को हम याद करते हैं। तो 23 जनवरी को ये फेस्टिवल भी होगा और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की शुरुआत भी की जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए घोड़ा बना हुआ है ना, इस पे एक पर्सन आपको दिख रहा है और ये जो गेम खेला जाता है ये पोलो का गेम होता है। और ऐसा बोला जाता है आज के समय में जो मॉडर्न पोलो खेलते हैं उसकी शुरुआत मणिपुर से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मणिपुर में एंशिएंट समय से इस गेम को खेला जा रहा है। और ये जो स्टैच्यू है ये है मार्जिंग पोलो, जिन्हें पोलो का देवता भी कहा जाता है। तो अमित शाह जी के द्वारा मार्जिंग पोलो स्टैच्यू को मणिपुर में इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं इस स्टैच्यू को, लगभग 122 फीट हाई ये स्टैच्यू है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स मार्जिंग पोलो स्टैच्यू इन द मणिपुर, जो कि 122 फीट की हाई स्टैच्यू है। सगोल कांगजाई स्टैच्यू, सागुल कांगजाई, सागुल आई थिंक सही लिख रही हूँ, सागुल कागजाई स्टैच्यू, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है इम्फाल मणिपुर में। साथ ही साथ यहाँ पर चूरा चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया और 175 फीट नेशनल फ्लैग को भी INA हेडक्वार्टर जो कि मोइरंग में है वहाँ पर इसे फहराया गया, ठीक है। सगोल कागजाई जो है वो पोलो का गेम है जो कि मणिपुर में खेला जाता है। और मॉडर्न पोलो की जो शुरुआत है, बोला जाता है कि जो सगोल कांगजाई है पोलो गेम जो मणिपुर में खेलते, वहाँ से ही मॉडर्न पोलो की शुरुआत हुई है। लगभग 14वीं सेंचुरी से इस गेम को खेला जा रहा है, ठीक है। मॉर्जिंग जो है उसे कंसिडर किया जाता है गॉड ऑफ पोलो और जिस पोनी पे वो बैठते हैं उसे उसका कैरियर कहा जाता है, ठीक है। अगली बात करेंगे खेलो इंडिया नेशनल वीमेंस खो खो लीग सेट टू टेक प्लेस इन पंजाब। तो खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो लीग की शुरुआत कहाँ पे की गई है? पंजाब में। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक जो है वो खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो लीग खेली जाएगी, ठीक है। इसे हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स है और उससे काफ़ी सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खो खो लीग को खेला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 16 से लेकर 19 जनवरी में ये रांची में खेला जाएगा, ठीक है। तो जूनियर कैटेगरी रांची में होगी और नॉर्मल कैटेगरी अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो वो पंजाब में खेली जा रही है, ठीक है, 10 से लेकर 13 जनवरी तक। अब बात करेंगे PM लॉन्च एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, मुख्य सचिवों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से लेकर 7 जनवरी पे है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्यों की गई है? जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एजेंडा क्या है? टू डेवलप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो ऑलरेडी रन हो रहा है 2018 से हमारे देश में, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। Aspirational district program that was launched in 2018 and the cover 112 district across the country। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट पैरामीटर पे पिछड़े रह गए उनको डेवलप करने का काम किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो लगभग 500 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर 31 स्टेट और यूटी की कवर की जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम जो ब्लॉक्स हैं वो 6 राज्यों के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की GDP के बारे में। तो यहाँ पर देखो NSO मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, इनके द्वारा और जो हमारा गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। रिपोर्ट का नाम क्या है? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और बताया गया है कि भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7% रहेगी। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7% इन द फाइनेंशियल ईयर 23 अकॉर्डिंग टू द NSO। वहीं RBI ने 6.8 प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। वर्ल्ड बैंक ने 6.9% बताई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2022-23 के लिए भारत की GDP 7% रखी गई है। वहीं IMF ने भी भारत की GDP को रिड्यूस किया है, पहले इन्होंने 7.4% कहा था जुलाई में, अब ये 6.8% कहते हैं, ठीक है। चलिए ये आज की लास्ट न्यूज़ है। हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे इन्हें इशू किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन बॉन्ड के जरिए गवर्नमेंट जो है वो फंड रेज करती है जिससे
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्हें इन्वेस्ट किया जा सके जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो, ग्रीन बिल्डिंग बनानी है आपको, ग्रीन एयरपोर्ट्स बनाने हैं आपको, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, मतलब एनवायरनमेंट को फोकस करते हुए जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट इस रेस किए हुए फंड को उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है। तो ग्रीन बॉन्ड जो है इसका एकमात्र उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि फंड रेस करना, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना जिससे वो फंड में निवेश करें और उस इकट्ठा पूंजी को गवर्नमेंट के डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। अभी फंड कैसे इशू किए जाते हैं या ग्रीन बॉन्ड कैसे इशू होते हैं, तो यहाँ पर एक इशूअर होता है, ठीक है ना। तो इशूअर एंड इन्वेस्टर लेंड मनी टू द बॉन्ड इशूअर। तो इन्वेस्टर क्या होता है, इशूअर को फंड मनी देता है। एक इन्वेस्टर है, मान लेते हैं कि अमेरिका की कोई कंपनी है, वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इशूअर को क्या करेगी, फंड देगी। इशूअर को क्या करेगी, फंड देगी, और ये इशूअर जो है वो यूज़ करेगा इस इन्वेस्टमेंट फंड को अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। बदले में इशूअर जो है इन्हें एक क्या देगा, कूपन जनरेट करके देगा, और इस कूपन पे उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कूपन पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रीन बॉन्ड या सोबिनियन ग्रीन बॉन्ड समझ में आया होगा। दीज आर बॉन्ड दैट यूज बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ग्रीन बॉन्ड को 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। ग्रीन बॉन्ड इज द इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प इन रेजिंग फंड फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है। फंड फ्रॉम दीज बॉन्ड विल इन्वेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट दैट हेल्प रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी। 9 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरी में ये जो आपके प्रोजेक्ट है या बॉन्ड है वो फॉल करते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी इफिशियंसी है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि आरबीआई टू इशू ग्रीन बॉन्ड इन द 2 ट्रेंचेस ऑफ 8,000 करोड़ ईच। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2 अलग अलग ट्रेंचेस में जो हैं वो जारी किए जाएंगे, 8,000 करोड़ रुपए ईच, मतलब टोटल 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आरबीआई देगी, एक बार जनवरी 25 को और एक बार 9 फरवरी 2023 को, ठीक है। The central government in issuing these sovereign green bond is a part of total market borrowing. These bonds are being issued to promote green infrastructure. ठीक है, तो पहली बार इन बॉन्ड के बारे में हमारे 9 नवंबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो 8,000 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग ट्रांचेस जो है ग्रीन बॉन्ड के लिए आरबीआई के द्वारा इशू किए जाएंगे। अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में। तो देखिएगा, जो हमने न्यूज़ देखी उनको वन लाइन में फटाफट कवर कर लेते हैं। जयपुर में जो फिल्म फेस्ट चल रहा है उसमें डायरेक्टर अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि 7th एडिशन है और 7 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। हमारे देश के फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई जी के द्वारा एक पुस्तक रिलीज की गई जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर पे बेस्ड है। सीजीआई चंद्रचूड़, जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्हें अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है, 50वें नंबर की सीजीआई है। अनाहत सिंह जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गर्ल्स अंडर 15 स्क्वॉश टाइटल 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन अपने नाम कर लिया है। सूर्य कुमार यादव जी फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं टू रीच 1500 रन इन द T20 इंटरनेशनल। फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के असेंबली के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वर्ल्ड का पहला म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको सेटअप किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत की गई है अहमदाबाद में। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल, ठीक है। उसके अलावा मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है 23 जनवरी को। होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा मॉडजिंग पोलो स्टैच्यू को मणिपुर में लॉन्च किया गया है, 122 फीट का ये स्टैच्यू है। खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो लीग की शुरुआत पंजाब में की गई है। पीएम के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की गई जिसमें 500 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। इंडिया की जीडीपी एनएच2 के अकॉर्डिंग 7% रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। और आरबीआई के द्वारा ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं 2 ट्रेंचेस में 8,000 करोड़ रुपए ईच, ठीक है। तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज टॉप टू बी मोस्ट वर्क प्लेस इंक्लूसिव फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। तो कल मैंने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, तो चेन्नई यहाँ पर टॉप पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी मोनूमेंट इन इंडिया आर सेंट्रली प्रोटेक्टेड बाय द एएसआई। एएसआई के द्वारा हमारे देश में
3693, ठीक है, 3693 जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है ASI के। नेक्स्ट है Y20 समिट का लोगो वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, और पहली बार Y20 समिट को इंडिया होस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बिगिन कास्ट सर्वे इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। तो कास्ट बेस्ड सर्वे कौन करा रहा है? बिहार राज्य के द्वारा कराया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कितनी रहेगी? तो 7% रहेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। Who has been elected as the Speaker of US House of Representative? तो US House of Representative का स्पीकर किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।